मेरा नाम निशा है। मेरी शादी मेरे चाचा और चाची ने जायदाद हासिल करने के चक्कर में एक नशेड़ी आदमी के साथ करवा दी थी। मेरे माँ बाप की बचपन में ही मौत हो गई थी। बस तभी से ही जायदाद के लालच में मेरे चाचा और चाची ने मुझे पाला था। मुझे उस घर से दो जोड़ी कपड़ों में ही विदा कर दिया गया। मैं दिल में नई उम्मीद लेकर अपने पति के घर आ गई। लेकिन जब पति के घर में पैर रखा तो पता चला कि अभी तो मेरी आजमाइश बाकी है। शादी का एक हफ्ता कुछ तो सुकून के साथ गुजरा था। मेरे पति की एक बहन भी थी, लेकिन वह तलाकशुदा थी। तलाकशुदा होने की वजह से वह हमारे साथ ही रहती थी। मेरा पति कोई काम नहीं करता था, बस नशा ही करता था और रात रात भर घर से बाहर ही रहता था। जब मैं घर के खर्चे की बात करती तो मेरी ननद और मेरा पति मुझे जलील करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। एक दिन जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने अपनी ननद को कहा कि दीदी भूख से बुरा हाल हो रहा है, कुछ खाने के लिए भी नहीं है। तभी मेरी ननद ने जवाब दिया कि मेरी प्यारी भाभी, तुम कोई बाग तो लेकर आई नहीं जिसकी महीने की आमदनी के साथ तुमको पकवान बनाकर खिलाए जाएं। जब मैं भूख के साथ बेहाल हो गई तब मैंने अपनी पड़ोसन का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर खटखटाने के बाद जब पड़ोसन ने दरवाज़ा खोला तो मुझे सामने देखकर वह हैरान हो गई। लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मैं कैसे कहती और कैसे खाना मांगती। लेकिन वह शायद मेरा चेहरा देखकर मेरी भूख का अंदाज़ा लगा चुकी थी। वह चुपचाप घर के अंदर गई और ताज़ा खाना लाकर मुझे पकड़ा दिया। मैंने वह खाना पकड़ा और बड़ी बेताबी के साथ खाना खाते हुए घर आ गई। लेकिन घर के अंदर पैर रखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मेरा पति और मेरी ननद दरवाजे के आगे ही खड़े थे। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो मेरी ननद ने मुझे पकड़कर फर्श के ऊपर फेंक दिया। मैं दर्द के साथ बिलबिला उठी थी और ऊपर से मेरे पति ने मेरे ऊपर तमाचे और मुक्कों की बारिश कर दी थी और इतनी पिटाई की कि मैं बेहोश हो गई। मुझे कोई होश ना रहा। जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि सिर्फ खाना मांगने के कारण ही मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली थी। मुझे इस बात की आदत हो गई थी। मैं अपना नसीब समझकर सब कुछ कबूल कर चुकी थी। वक्त अपनी रफ्तार के साथ गुजर रहा था, पर मेरे मुकद्दर की सुई वहीं पर अटकी हुई थी। वही मारपीट और वही ताने। मुझे अपनी ननद और पति के कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं एक दिन छत के ऊपर कपड़े सुखा रही थी और हमारा पड़ोसी छत पर ही खड़ा था। मुझे इस बात का ध्यान न रहा। मेरी ननद न जाने छत पर कैसे आ गई और जोर जोर से चीखें मारते हुए अपने भाई को छत के ऊपर बुला लिया और अचानक ही मेरे पति ने एक जोरदार थप्पड़ मारकर मेरे होश उड़ा दिए। मेरी ननद कहने लगी, भाई इस गंदगी को मारते क्यों हूँ? ये हमारे मारने से काबू में नहीं आएगी। ये पहले दिन से ही बदकिरदार है। इसका हमारे पड़ोस के सभी लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है, तभी तो ये लोग इसका तरस करते हैं। ये उनको बताती होगी कि मेरा पति और मेरी ननद मुझ पर जुल्म करते हैं। ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। न जाने वो क्यों झूठ बोल रही थी। मैंने बोलने के लिए अपने होंठ खोले ही थे कि मेरे पति ने एक और जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह के ऊपर मार दिया और एक ही पल में सारा आसमान मेरे सर के ऊपर गिरा दिया और मुझे तलाक देकर तपती दोपहर में ही घर से निकाल दिया। मैं रोती हुई सड़क के किनारे बैठ गई। कुछ देर तक मैं वहीं बैठी रही, पर जब मुझे एहसास हुआ कि सामने मौजूद लोग मुझे अजीब अजीब नज़रों के साथ देख रहे हैं तो मैं तुरंत वहां से उठ खड़ी हो गई और तेज तेज कदम चलते हुए शाम तक अपने चाचा के घर पहुंच गई। यहाँ पर एक और माहौल मेरा इंतज़ार कर रहा था। चाची के मुंह में जो भी आया वह बोलती चली गई। मैं कोई भी जुर्म ना करने के बावजूद भी चोरों की तरह सर झुकाकर खड़ी थी और सब कुछ सुनती रही। 2 दिन तक चाचा ने खाने के लिए मुझे कुछ भी ना दिया। कहने को तो ये घर मेरे पिताजी का था, पर चाचा ने इस घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए थे। चाची मुझसे नफरत करती थी। इस कारण चाचा को सारा कुछ पता होने के बावजूद भी उन्होंने मेरी शादी एक नशेड़ी के साथ कर दी थी। 2 ढाई महीने के बाद फिर से चाचा के सिर के ऊपर मुझे घर से निकालने का भूत सवार हो गया। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी चाची ने मेरी शादी संजय नाम के लड़के से करवा दी।
विदाई के समय मेरी चाची ने मुझे गले लगाकर कहा कि अगर अपना मुंह काला करवाकर इस घर में दोबारा आई तो याद रखना, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मैं खामोशी के साथ खून के आंसू पीती हुई संजय के घर आ गई। लेकिन अभी भी इम्तिहान बाकी था। संजय नशेड़ी नहीं था, वह मन लगाकर कमाई करता था। उसकी शादी नहीं हो रही थी और मेरा रिश्ता उसको आसानी के साथ मिल गया था। वह मुझसे 15 साल बड़ा था। वह मेरे किरदार और मेरे पहले तलाक के बारे में सब कुछ जानता था। इस कारण मुझे किसी के साथ बात करने की भी इजाज़त नहीं देता था। मुझे छत पर जाने की भी इजाज़त नहीं थी। पर मैं फिर भी खुश थी कि चलो यहाँ ज़िंदगी कुछ सुकून के साथ तो गुजरेगी। वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे अंदाज़ा हो गया कि संजय तो मेरी सोच से भी ज़्यादा चालाक है। वह मुझे घर की चार दीवारी में सुकून के साथ नहीं रहने देता था। वह घर को ताला लगाकर जाता था। अक्सर काम से वापस आने पर वह पहले घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता था और फिर दरवाजे में से अंदर देखकर झांकता रहता था और फिर बड़े आराम से घर का ताला खोलकर घर में दाखिल होता था और मुझे रसोई में बैठा देखकर कहता कि तुम्हें मेरे आने का पता कैसे चल गया। मैं चुपचाप उसकी बातों को सुनती रहती। कहती भी तो क्या कहती, नहीं तो संजय भी मुझे तलाक देकर घर से निकाल देता और चाची के कहे हुए लफ्ज मेरे दिलो दिमाग में गूंज रहे थे। मैं कोई कदम नहीं उठा सकती थी, इस कारण मैं चुप रहती थी। दिन ब दिन संजय का रवैया मेरे साथ बद से बदतर होता जा रहा था। एक दिन काम से वापसी के समय जब संजय घर आए तो मैं नहा रही थी। मुझे घर में ना देखकर संजय पागल हुए जा रहे थे। मैं अचानक ही बाथरूम में से निकली तो संजय ने मेरा गला पकड़ लिया और मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर संजय को तरस नहीं आया। आखिरकार मैं जब बेहोश हो गई तब कहीं जाकर संजय ने मेरा गला छोड़ा। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। संजय ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने किसी गैर मर्द को घर पर बुलाया होगा। वह मुझे गालियां निकालता हुआ घर से निकल गया। जब रात हुई तब संजय घर आए तो मुझे कहने लगे कि तुम एक बदकिरदार औरत हो, इस कारण तुम्हारे पहले पति ने तुम्हें छोड़ दिया था। अगर तुमने इस तरह की हरकत दोबारा की तो याद रखना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। संजय की बातों से लग रहा था कि वह जैसा कह रहा है कर गुजरेगा। मेरी रूह कांप रही थी। एक बार मैंने फिर से अपने ना किए हुए गुनाह की सजा पाई। मैं इस बार अपना घर बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी। इसी शक की वजह से एक दिन संजय मुझे जंजीरों के साथ बांधकर चले गए। उस दिन तो हद ही हो गई थी। उस दिन मेरे दिल से संजय के लिए बद्दुआ निकली थी कि वह एक्सीडेंट में मर जाए। लेकिन जब वह वापस आए तो मेरी तरफ देखकर मुझसे माफ़ी मांगने लगे कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब वह मेरे साथ अच्छा सलूक करेंगे। लेकिन ये सब मेरा ख्याल ही था। रात को चाय पीते समय संजय का मूड बहुत अच्छा था। इस कारण मैंने उनको कहा कि मुझे आपके साथ एक बात करनी है। संजय ने एक नज़र मेरी तरफ घूर कर देखा और कहा, हाँ सुन रहा हूँ। फिर मैंने कहना शुरू किया कि देखो, मैं बदकिरदार नहीं हूँ। आपको मेरे बारे में जो कुछ भी बताया गया है वह सब कुछ झूठ है। मैं अभी कुछ और कहती कि संजय की गर्जदार आवाज़ ने मेरी जान निकाल दी। मैं किसी सहमे हुए हिरण की तरह संजय को देख रही थी, जो कि मुझे अपनी लाल आंखों के साथ घूर रहे थे। संजय ने कहा कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे किसी भी सच को जानने में। मुझे अपने पहले पति की तरह मत समझना। मैं तुम्हें अगली सांस भी नहीं लेने दूंगा। अब यहाँ से उठ जाओ, मुझे सोना है। मैं उठकर कमरे से बाहर आ गई। मेरा पति मेरा है ये मैंने सोचा, लेकिन ये मेरा वहम था। उसकी नज़र में मैं उसकी सिर्फ एक गुलाम थी। मैं अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियां दबा रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई साया मेरे पास मौजूद था, पर मेरे और संजय के अलावा इस घर में और कोई भी मौजूद नहीं था। ये बात सोचकर मेरा दिल मुट्ठी में आ गया था। मैंने डरते हुए अपने पीछे पलट कर देखा तो किसी को भी ना पाकर मैंने सोचा कि ये मेरा वहम था। उसके बाद मैं सोने के लिए लेट गई और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हुए मुझे एहसास हुआ कि कौन ऐसी ज़िंदगी जीना चाहता है। अगली सुबह घर के काम को ख़त्म करके मैं बरामदे में बैठी थी कि तब संजय घर में दाखिल हुए और उनके हाथ में एक लिफाफा था। वह लिफाफा मुझे पकड़ाते हुए बोले कि मैं इससे तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने खुश होते हुए उस लिफाफे को पकड़ा और उसमें मौजूद एक लाल रंग का सूट और एक नई जूती और लाल रंग की चूड़ियां देखकर खुश हो गई। लेकिन वह मेरी खुशी एक पल भर की थी, जब संजय ने मुझे कहा कि ये सब कुछ मेरी इजाज़त के बिना नहीं डालोगी। जब मैं कहूँगा तभी इसे डालोगी।
इसके बाद संजय चुपचाप कमरे में चले गए और मैं भी उनके पीछे चली गई। खाना खाते हुए मुझे उदास देखकर संजय ने कहा कि मुंह क्यों फुलाया हुआ है। कहा ना कि इस सूट को डालने का ख्याल अपने दिमाग में से निकाल देना, सही वक्त आने पर बता दूंगा, तब तुम डाल लेना। लेकिन अगर तूने मेरी इजाज़त के बगैर ऐसी कोई हरकत की तो मैंने इस वक्त तुरंत बोल दिया, आप बेफिक्र रहें, ऐसा नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। मैं चुपचाप बैठी थी पर मेरा दिमाग इस बात पर अटक गया था कि इस सूट को डालने के लिए मुझे एक सही समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। पहली बार पति से कोई तोहफा मिला था, उसको भी बस अलमारी में सजाकर ही रख दिया था। मेरे चाचा और चाची ने तो मुड़कर मेरा कभी हाल तक नहीं पूछा था। अब संजय ही मेरा इकलौता सहारा था। मुझे हर हाल में उनके साथ गुजारा करना था। पर मेरी भी कुछ ख्वाहिशें थी, उसको तो किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी। यही सोचते सोचते मेरी आंख लग गई और सुबह मेरी आंख खटखट की आवाज़ों के साथ खुली। गौर करने पर पता चला कि संजय अलमारी में से कुछ निकाल रहे हैं। मैंने जल्दी से उठते हुए पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो। मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए संजय बोले कि मैं काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, रात को देर से लौटूंगा। ये बात कहकर संजय चले गए। घर के कामों को ख़त्म करके मैं भी लेट गई और न जाने कब मेरी आंख लग गई और कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। मैं हड़बड़ाकर उठी। मैंने टाइम देखा तो उस वक्त 4 बज रहे थे। उस वक्त तो संजय नहीं आ सकते थे। मैं डर गई थी। एक बार फिर अचानक दरवाजे पर तेज़ दस्तक हुई। मैंने जल्दी के साथ अपना चेहरा दुपट्टे के साथ लपेट लिया और दरवाजे के अंदर से ही पूछा कि कौन है। बाहर से आवाज़ आई कि भाभी मैं पंकज हूँ, संजय का दोस्त, उसका एक्सीडेंट हो गया है। मैंने जब हादसे के बारे में सुना तो मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला और सामने एक मर्द खड़ा था, लेकिन मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। संजय का ख्याल आते ही मैंने बेताबी से पूछा कि संजय कहाँ है। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने अपना सिर झुका लिया और बोला कि भाभी संजय इस दुनिया से चला गया है। हादसे में उसकी गाड़ी एक खाई में गिर गई। मैं खुली आंखों के साथ उस आदमी की शक्ल की तरफ देख रही थी जिसने मेरी दुनिया उजाड़ने की खबर मुझे सुनाई थी। मैंने हिम्मत की और सोचा कि हो सकता है कि ये संजय की कोई चाल हो। फिर मैंने उससे पूछा कि आपको ये सब कुछ कैसे पता चला। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा कि भाभी मैं और संजय आज शहर से बाहर काम के सिलसिले में जा रहे थे। मेरे पास मोटरसाइकिल थी और मेरे पास थोड़ा सामान था, इसलिए मैं सामान के साथ बाइक पर चला गया और संजय को गाड़ी में बिठा दिया। पर उसकी गाड़ी के साथ हादसा हो गया और कोई भी नहीं बच सका। उस वक्त अचानक मुझे चक्कर आ गया और मैं हालात से बेखबर बेहोश हो गई। लेकिन जब मुझे दोबारा होश आया तो मोहल्ले की कुछ औरतें मेरे पास मौजूद थी। एक बुजुर्ग औरत ने मुझे गले लगाया और मुझे रोना आ गया और मैंने अपना सब्र छोड़ दिया। मैं इतना रोई कि मैं निडाल हो गई थी। किस्मत के इस जुल्म ने मुझे सब्र नहीं आ रहा था। जब चाचा जूठा रोना रोते हुए मुझे गले लगाकर लिपट गए कि मेरी फूल सी बच्ची इतनी छोटी सी उम्र में ही विधवा हो गई, इसकी तो किस्मत ही खराब है। पहले तलाक का दब्बा और अब विधवा हो गई है। मुझे उस वक्त अपना होश नहीं था। चाचा के रोने का क्या जवाब देती। मैं खामोश थी। जब चाची बोली कि मेरी बात ध्यान से सुन कि संजय के कुछ रिश्तेदार बता रहे थे कि इसकी कुछ जायदाद भी है, अब तुम उस जायदाद की मालिक बन गई हो तो खुश हो जाओ। इस पागल शक्की इंसान से तुम्हारी जान छूट गई है। अब तुम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार लेना और ये घर बेचकर मेरे पास आ जाना। यहाँ पर तुम अकेली कैसे रहोगी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैं जानती थी कि चाची कभी भी मेरी सगी नहीं हो सकती। यहाँ मेरा सारा कुछ लुट गया था, लेकिन उनको तो बस दौलत और घर की पड़ी हुई थी। लेकिन अब मुझे अपने आप को मजबूत बनाना था और इसकी शुरुआत मुझे आज से नहीं बल्कि अभी से करनी थी। मैंने चाची को कहा कि आप फिक्र मत करो, मैं यहाँ अपने पति के घर में अकेली नहीं हूँ, उनकी यादें मेरे साथ हैं। मेरी ज़िंदगी गुजर जाएगी और आप प्रार्थना करें कि भगवान मुझे आपके घर पर कभी ना वापस भेजे। मेरा पति अगर जीवित था तो मेरे लिए बहुत अच्छा था। उम्मीद है कि आगे से आप मेरे मामलों में किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं करोगे। चाची को शायद इस बात की उम्मीद नहीं थी, इस कारण वह अपना टेढ़ा सा मुंह बनाकर वहां से चली गई। मुझे भी उनकी झूठी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं थी। अब मैं थी और संजय का घर। एक दिन मेरा दिल चाहा कि मैं संजय का वह दिया हुआ सूट खोल कर देखूं। मैंने तड़पते हुए अलमारी में से वह लिफाफा निकाला
जिसमें मेरे लिए संजय का पहला तोहफा था। मैं उस सूट को अपने साथ लगाकर बहुत रोई थी। वक्त के गुजरने का तो पता ही नहीं चला। एक हफ्ता तक तो मैं संजय की यादों के सहारे जीने की कोशिश कर रही थी। एक दिन मैं अपने बरामदे में बैठी संजय के लिए दुआएं कर रही थी कि अचानक एक बच्ची मेरे पास आ गई और बोली कि ये आपके लिए है। उसने एक लिफाफा मेरी तरफ कर दिया था। मैंने वह लिफाफा पकड़ा। वह बच्ची वहां से तुरंत भाग गई। मैंने वह लिफाफा लेकर एक तरफ रख दिया और खुद रसोई में चली गई। घर के काम करते ही सारा दिन निकल गया। मैं उस लिफाफे के बारे में बिल्कुल ही भूल गई थी। अगले दिन जब मैं बरामदे में झाड़ू लगा रही थी तो अचानक मेरी नज़र उस लिफाफे पर गई। तो मुझे याद आया कि मैंने कल इसको यहीं पर छोड़ दिया था। मैंने झाड़ू को एक तरफ रखा और इस लिफाफे को खोला। उस लिफाफे में एक खत था। उस खत को खोलकर पढ़ते हुए मेरा दिमाग चकरा गया था। मुझे अपनी टांगों पर खड़ा होना मुश्किल लग रहा था। मैं तुरंत बैठ गई। ये सब कुछ क्या था? मैं खत को एक तरफ रखकर पागलों की तरह घर से बाहर भाग गई। मेरे आसपास के लोग मुझे हैरानी के साथ देख रहे थे, पर मुझे किसी की भी फिक्र नहीं थी। आखिरकार मैं अपनी मंजिल के सामने थी। मेरा दिल तेजी के साथ धड़क रहा था। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी आंखें नम थी और मैं अचानक भागती हुई संजय के सामने जाकर खड़ी हो गई। मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। संजय ने मेरी आंखों से निकलते हुए आंसुओं को अपने हाथ से साफ किया और फिर कहने लगे, बस अब तुमने बहुत रो लिया, अब तुम चुप हो जाओ। उसके बाद संजय ने मेरा हाथ पकड़ा और हम एक गाड़ी में बैठ गए। मैंने कुछ बोलना चाहा, पर उससे पहले ही संजय बोल पड़े कि आज तुम चुप हो जाओ, मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा। आज तुम्हारी सारी उलझन को भी सुलझा दूंगा। मैं उनको चुप करके देखने लगी। ये सब कुछ मुझे एक सपना लग रहा था, पर मैं बहुत खुश थी। मैं इस सपने में से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। शायद बेचैनी की वजह के साथ आज सुकून की नींद आई थी। दोबारा संजय के जगाने पर मैं उठ गई थी और अपनी सवालिया नज़रों के साथ संजय को देखने लगी। तब अचानक ही संजय बोलने लगे कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। बस अब से तुम ऐसा समझ लो कि अब हम एक दूसरे की दुनिया बन गए हैं। हम सभी दोगले रिश्तों को छोड़ देंगे। ये सारा कुछ तुम्हारी चाची का ही किया हुआ है। दरअसल मैं उसका दूर का रिश्तेदार हूँ। तुम्हारी शादी उसने मेरे साथ करवाई थी और वह मेरे हाथों से तुम्हारे ऊपर जुल्म करवाना चाहती थी। वह मुझे अपने घर बुलाकर भटकाती थी। एक दिन तुम्हारे पुराने पति के साथ मुझे मिलाने के लिए ले गई और कहने लगी कि इससे पूछो कि इसने निशा को कैसे रंगे हाथ पकड़ा था। पर इससे पहले कि तुम्हारी चाची कुछ और कहती, लेकिन वह इंसान बोला, नहीं संजय, ये सब कुछ झूठ है। मैं एक नशेड़ी आदमी था। अब मैंने बिल्कुल नशा छोड़ दिया है, पर उस समय तो मैं अपनी बहन के पैसों के साथ नशा करता था और वह जो भी कहती थी मैं उसको मान लेता था। निशा एक पाक दामन लड़की थी। ये मेरी गलत फहमी थी। मैंने उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए। अपनी बहन के कहने पर मैंने अपना घर बर्बाद कर लिया और देखो मेरी वही बहन अपने आशिक के साथ भाग गई है। उसके बाद वह रोने लग गया। पर तुम्हारी चाची मुझे ब्लैकमेल करती थी कि तुम निशा के ऊपर जुल्म करोगे, नहीं तो मैं तुम्हारा तलाक करवा दूंगी। उस वक्त मैं बहुत मजबूर हो गया था। मैं तुमको खोना नहीं चाहता था, पर वह भी किसी हाल में हमारे घर में सुकून नहीं चाहती थी। इस कारण मैंने तुम्हारी चाची से जान छुड़वाने के लिए अपनी मौत का झूठा ड्रामा किया और आज से हमारी दुनिया अलग हो गई। और मुझे उम्मीद है कि तुम भी मुझे माफ़ करके मेरे साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारोगी। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। मैं संजय की बातें सुनकर मुस्कुराने लग गई और उसके साथ कदम चलते हुए अपनी पिछली जिंदगी को एक बुरा सपना समझकर भूल गई। आज इस बात को 6 साल गुजर गए हैं। हम इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर आ गए थे। संजय, मैं और हमारा 3 साल का बेटा, हम बहुत खुश हैं। वह जिंदगी जिसके बारे में मैंने सपने में सोचा था, आज मेरा वही सपना हकीकत बन गया था। संजय भी अपने वादे के पक्के निकले थे। नए सिरे से कारोबार को शुरू किया और ईश्वर के आशीर्वाद से हमें कामयाबी मिली और आज हमारे घर में हर सहूलत मौजूद है। मैं अपने भगवान की शुक्रगुजार थी जिसने मुझे कांटों में से निकाल के फूलों तक पहुंचा दिया। दूर के रिश्तेदारों से मुझे पता चला कि मेरी चाची को कैंसर हो गया था और वह कुछ दिन पहले ही इस दुनिया से जा चुकी है। मैंने उनको माफ़ कर दिया था और उस ईश्वर के आगे प्रार्थना की थी कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।